Very good afternoon. So today's topic is a very important topic. It is subcategorization of other backward classes. तो इसमें क्या दिया हुआ है? पहली बात तो इसमें ये बताया हुआ है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन जो बनाया गया था सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, इसको 14th एक्सटेंशन मिल गया है. अब इसको रिपोर्ट देने में ज़्यादा समय मिल गया है, इन द सेंस कि जुलाई 31 2023 तक ये अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो एक्सटेंशंस वगैरह जो दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि रिपोर्ट्स वगैरह देने के लिए, सबमिट वगैरह करवाने के लिए उनको ज़्यादा टाइम मिल सके. ठीक है, तो ये 14th एक्सटेंशन है. इसका मतलब इनको काफ़ी टाइम दिया गया है टू सबमिट रिपोर्ट ऑन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी. ओके, तो अगर ओबीसी रिजर्वेशन बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था वो काका केलकर कमेटी जो बनी थी, पहला ऐसा कमीशन बना था जिसने रिजर्वेशन से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट दी थी. 1953 के अंदर ये सेटअप हुआ था. 79 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था बीपी मंडल के अंदर. 27% रिजर्वेशन दिया गया था 1992 में, जिसमें आर्टिकल 16(4) इंसर्ट किया गया था. अगेन 1992 में जब इंदिरा साहनी की जजमेंट आई तो वहाँ पे क्रीमी लेयर एक कंसेप्ट लाया गया कि जो लोग मतलब अच्छी घर से हैं और अच्छा मतलब घर इन द सेंस कि अच्छा मतलब वेल्दी है, तो वो लोग मतलब रिजर्वेशन के हकदार नहीं होंगे. ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अभी इसको 14 एक्सटेंशन दिया है क्योंकि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी. ये कमीशन जो फॉर्म हुआ था 2017 में फॉर्म हुआ था 340 आर्टिकल के अंडर. ओके, सो प्रेसिडेंट ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था. ओके, और ये जो कमीशन है इन्वेस्टिगेट करता है एससी/बीसी की, मतलब जो आपके सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनकी क्या कंडीशन है एट प्रेजेंट. ओके, तो एनसीबीसी ने क्या प्रपोज किया है कि 2015 में एनसीबीसी ने ये प्रपोज किया कि ओबीसी को 3 कैटेगरी में डालो. पहला तो ग्रुप ए, जिसमें मतलब ट्राइब्स वगैरह आती है, नोमैडिक लोग आते हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब आती है. ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में ही कब से लगे हुए हैं. जैसे हम बोल देते खटीक बोल देते हैं, तो ये खटीक क्या करते हैं, जैसे मतलब आयरन बीटिंग का ही काम करते हैं. तो ये भी इनका एक ट्रेडिशनल वर्क है जो ये काफ़ी यही करते आ रहे हैं. तो इनको उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास माना गया ग्रुप ए में. ग्रुप बी में ऐसे लोग डाले गए जो कि वोकेशनल ग्रुप है, जो कि खुद के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेंट्स कर रहे हैं, ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी जो कंडीशन है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जितनी ख़राब है, ऐसा नहीं है. और एक बैकवर्ड क्लास आती है जिनकी कंडीशन कंपैरेटिवली काफ़ी फॉरवर्ड है ए और बी से. ठीक है, तो ये इस तरह की 3 कैटेगराइजेशन की गई थी 2015 में. ओके, तो फिर क्या हुआ, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चला ही आ रहा है. अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये क्यों इम्पॉर्टेंट आपका बन जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 102nd जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ठीक है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था. 33(8)(b) आपका आर्टिकल इंसर्ट किया गया. ओके, ये ऑलरेडी एक स्टेटरी बॉडी था. आपका स्टेटरी जो एनसीबीसी एक्ट आया था 1993 में, ये ऑलरेडी आपका स्टेटरी बॉडी था. ओके, इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं. अपॉइंटमेंट की बात करें तो बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर इज हेड एंड सील, मतलब प्रेसिडेंट जो उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं. ठीक है, तो मतलब वारंट मतलब प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट देते हैं और इसके जो लोग होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं. टेन्योर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, वो इनका टेन्योर नोटिफाई करती है कि हाँ ठीक है आपका इतना आपका टेन्योर रहेगा. ठीक है, ये बात हो गई आपकी एनसीबीसी कमीशन के बारे में. अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की. देखिए मतलब सॉरी आपके जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बोला है कि 27% रिजर्वेशन है. ठीक है, ये जो दिया गया है 27% रिजर्वेशन, तो इसमें ये एग्जामिन करेंगे कि ये रिजर्वेशन के बेनिफिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कम्युनिटी को जो कास्ट है, जो सारी कास्ट हैं, क्या उनको कितने बेनिफिट हो रहे हैं, इस तरह के एग्जामिन करेंगे. ठीक है, ये क्राइटेरिया बनाएंगे, नॉर्म्स बनाएंगे, पैरामीटर बनाएंगे और साइंटिफिक अप्रोच से सब कैटेगराइजेशन करेंगे ओबीसी में. मतलब जो क्लासेस ज़्यादा बैकवर्ड है उन क्लासेस को ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाए कि ठीक है उनको सब कुछ मिले. ठीक है, तो इस तरह के कमीशन बनाए जाएंगे.
मतलब सॉरी, इस तरह से सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा। जो क्लासेस बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है उनकी कंडीशन, जैसे यहाँ के गुर्जर कहते हैं कि भाई हम ज़्यादा बैकवर्ड हैं तो ओबीसी में हमें और ज़्यादा फ़ायदे मिलने चाहिए, हमें अलग से फ़ायदा मिलना चाहिए, वी आर मोर बैकवर्ड क्लास। तो खुद को मतलब एमबीसी के अंदर मतलब लाने के लिए बार बार मांग करते रहे हैं। ठीक है, तो यही आपके महाराष्ट्र में मराठाज है वो भी ऐसी मांग करते रहते हैं। तो इस तरह की मांगें उठती रहती है, तो इसीलिए फिर ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो अभी यूपी में भी मुद्दा उठा था जहाँ पे एचसी ने मतलब हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि इलेक्शंस को नोटिफाई किया जाना चाहिए रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो इमिडिएटली मतलब आपने ये जो सब कैटेगराइजेशन वाली चीज़ है इसको बाद में देखेंगे, पहले तो आप इलेक्शन तो करवाओ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि इलेक्शन जो है म्यूनसिपलिटी शैल बी कम्प्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन। मतलब म्यूनसिपलिटी जो इलेक्शंस हैं वो एक्सपायरी उसके ड्यूरेशन से होने से पहले करवाने ज़रूरी होते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? 243 में। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। रिजर्वेशन जैसे मुद्दे हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, एचसी ने ये भी बोला कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आपका वर्डिक्ट दिया था के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है, कि नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास शैल बी प्रोवाइडेड इन यूएलबी पोल। तो उन्होंने ये बोला था कि बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आपके जो ये लोकल बॉडी पॉल्स होते हैं तो उस कंडीशन को आप फॉलो करो। ठीक है, और उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कंडीशन दी थी कि जब तक ये ट्रिपल टेस्ट कंडीशन पूरी नहीं होती है तब तक ये जो आपकी बैकवर्ड क्लास है उनको किसी भी तरह का कोई भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कंडीशन के क्राइटेरियाज बताए। देखिए, पहले तो आपको रोहिणी कमीशन नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको ये जो ट्रिपल टेस्ट कंडीशन वाली चीज़ है वो आपको मतलब दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन क्या चीज़ है। ओके, तो ये आपका ये कृष्णमूर्ति आपका ये जो है चीज़ ये आपको याद होना चाहिए कि कृष्णमूर्ति ने क्या बोला था। ठीक है, तो ये आपको एक तो दिमाग में होना चाहिए कि के कृष्णमूर्ति वाला मतलब जो कौन सा वर्डिक्ट था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस में वर्डिक्ट दिया गया था कि कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जब तक ट्रिपल टेस्ट कंडीशन कंप्लीट नहीं करोगे यूएलबी पोल्स में। तो हाई कोर्ट ने भी यही चीज़ बोली और हाई कोर्ट ने फिर ट्रिपल टेस्ट कंडीशन के बारे में बताया कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन क्या है। तो अभी आपकी ट्रिपल टेस्ट कंडीशन देखते हैं। देखिए, पहला तो डेडिकेटेड कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ओबीसी में कितनी बैकवर्डनेस है। मतलब अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही वहाँ के लोग की कंडीशन ख़राब है, बिल्कुल ही वो लोग डेवलप नहीं हुए हैं, एजुकेशनली डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, सोशली वो डेवलप नहीं हुए हैं, तो आप ठीक है कमीशन बनाने की सोच सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो भी बनेगा उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 50% जो भी SC ST OBC की सीट्स है उस चीज़ से कोई भी चीज़ इंक्रीज़ नहीं करेगी। मतलब आप ये नहीं कि रिजर्वेशन हमने दे रखा है तो उससे ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन देने की करो। ठीक है, फिर हर लोकल बॉडी में मतलब कमीशन की रिकमेंडेशन दी जाएगी और उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिपल टेस्ट कंडीशन है जो कि कृष्णमूर्ति के वाले केस में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ओके, अब स्टेट यूटी है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अगर वो फुलफिल कर सके ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट तो फिर तो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस है वो करवाने ही पड़ेंगे, उसे आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि रिजर्वेशन जो लोकल बॉडीज़ में है मतलब SC और ST एज पर जो आपके मिल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, और स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीज़न ले सकती है आर अलाउड टू मेक डिसीजन ऑन रिजर्वेशन ऑफ OBC, लेकिन उसमें भी उनको ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड करता है कि SC ST को लोकल बॉडीज़ में ऐसा करना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन OBC के लिए ये चीज़ बोली गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 के अंदर दिया हुआ है। ये जो बिल 2020 में आया और इसे राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये प्राइवेट बिल है। पहली बात तो प्राइवेट बिल क्या होता है ये देखिए।
प्राइवेट बिल का सीधा सा मतलब होता है वो बिल जो कि प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? आपका मिनिस्ट्री के अलावा जो भी मेंबर होते हैं उसे हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। मिनिस्ट्री को हम पब्लिक मेंबर बोलते हैं, बाकी को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ है। ओके, अब यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मतलब सेम आपके सेट ऑफ लॉज बनाए जाएंगे सब सिटीजन्स के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ओके, तो और वो कैसे लॉज होंगे? उनके सिविल जो लॉज हैं, खासकर मैरिज के, डाइवोर्स के, एडॉप्शन के, कस्टडी के, ये सारे लॉज होंगे। ये रिलीजन मैटर नहीं करेगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमेशा मांग उठती आई है कि जो मुस्लिम्स में जो 3 शादी वाला सिस्टम है वो चीज़ें बंद होनी चाहिए, और ये वाली जो चीज़ें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए आना चाहिए, ताकि माइनॉरिटीज़ में थोड़ा सा, जहाँ पर अगर कहीं हमें बैकवर्डनेस लग रही है तो वहाँ पे हमारा सुधार हो पाए। ठीक है, ये वाली चीज़ें काफ़ी बार मांग उठी है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी अगर हम इसकी बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो प्री इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी? 1840 के अंदर लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई थी, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म लॉ फॉर क्राइम और एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे। ठीक है, तो वहाँ इंटेंशनली हिंदू का मतलब अलग लॉ बनाया गया था, मुस्लिम्स का अलग लॉ बनाया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम्स का जैसे शरीयत के हिसाब से चलता था, हमारा मनु किताब के हिसाब से लॉ चलता था। ओके, तो अभी क्या है कि 1941 के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने BN राव की कमेटी बनाई, जिसे हिंदू लॉ दोबारा कॉडिफाई किया गया, जहाँ पे वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए, मैन के मतलब बराबर राइट्स दिए गए। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सब कमेटी थी, उन्होंने ये बोला कि इसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो नहीं रखा जाना चाहिए आपके यूसीसी को। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यूसीसी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 के अंदर, जहाँ पे सिविल मैरिज जो है मतलब तो इसमें क्या है कि आप किसी भी इंसान से शादी कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। जैसे आप हिंदू हो तो मुस्लिम से शादी कर सकते हो, और अगर आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू से शादी कर सकते हो। नो बडी कैन स्टॉप यू। ये आपका स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1955-56 में। 4 हिंदू कोड बिल पास हुए थे। बहुत सारे वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थे, उन्होंने एडवोकेट किए थे यूसीसी को। ठीक है, तो यूसीसी क्या हुआ था? एडवोकेट किया गया था। वेरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने यूसीसी को मतलब एडवोकेट किया था इन द सेंस कि इसके बारे में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बिल्स बनी थी, प्रोविजंस बने थे, काफ़ी बातें भी हुई थी। जैसे आपका 1985 के अंदर भी आपका यूसीसी के बारे में काफ़ी चीज़ें उठी थी, और यूसीसी के बारे में बात हुई थी कि ठीक है भाई, मतलब यूसीसी लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे मना कर दिया था आपका, और लेकिन हाँ, किसने किया था फिर? सॉरी, मतलब आपके जो उस टाइम मिनिस्ट्री में थे, आपके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कि यूसीसी क्यों नहीं आ रहा है कंट्री के अंदर। और इस तरह से यूसीसी बिल के ऊपर हमेशा से बातें होती आई है। ठीक है, हमेशा न्यूज़ में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इससे रिलेटेड। अब क्या है, यूसीसी है ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और जो पर्सनल लॉ है ना, वो आते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसके ऊपर दोनों ही आपके बना सकते हैं, आपके लॉज बना सकते हैं, दोनों स्टेट भी बना सकता है और आपका सेंटर भी बना सकता है। अब शाह बानो केस हुआ था 1985 में, तो इसी टाइम पे क्या हुआ था, कॉमन सिविल कोड की मांग उठी थी, क्योंकि शाह बानो केस में ट्रिपल तलाक वाला चीज़ हुआ था, तो उसने उसके खिलाफ गुहार लगाई थी। तब वहाँ पे फिर ये सिविल कोड वाली ये मांग उठी थी कि देश के अंदर कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। ओके, और जिससे नेशनल हार्मोनी और इक्वालिटी बनेगी। लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। उस टाइम में एक मुस्लिम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वो इस चीज़ के फेवर में थे कि एक कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। फिर क्या हुआ था, उन्होंने पार्लियामेंट मतलब शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ साफ कर दी थी कि पार्लियामेंट को यूसीसी लाना चाहिए, क्योंकि जो ये ट्रिपल तलाक वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, ये एक बैकवर्ड चीज़ें हैं जिसे हम यूसीसी के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। अब क्या हुआ, MS जॉर्डन डिंगडे और वर्सेस SS चोपड़ा केस, जो कि दोबारा 1985 में आया था, यहाँ पे भी वही ट्रिपल तलाक वाला केस आया। तो उन्होंने फिर बोला कि यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। ठीक है, एंड ये फिर मतलब चीज़ उठी, और फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ये मतलब डाइवोर्स वाली चीज़ों में।
जैसे ट्रिपल तलाक एक गलत चीज़ है, हलाला नॉल ये सब गलत चीज़ें है, तो इसके खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। फिर दोबारा 1995 में सरला मुद्गत केस आया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पार्लियामेंट ने बोला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, जिससे क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस है, जो हिंदू मुस्लिम्स में आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस है, वो कम हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, हिंदू और मुस्लिम्स में अगर बात की जाए तो कस्टम्स में वेरिएशन है, राइट। मतलब वैसे हमारे गॉड एक ही हैं, ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं, लेकिन कस्टम्स में वेरिएशन है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर औरतों को थोड़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी मुस्लिम्स में, तो फिर ये इंटर रिलीजन मैरिज, मतलब इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज, खासकर इंटर रिलीजन मैरिज कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। क्योंकि अगर औरतों को वो बैकवर्डनेस, अगर ट्रिपल तलाक देखा जाए तो काइंड ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। तो कॉमन सिविल कोड से क्या होता है कि देश में हार्मनी भी आती है, देश में इंटीग्रेशन भी आता है। आई एम नॉट फोर्सिंग, लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग कि हाँ ठीक है सब इंटर रिलीजन मैरिज करो ये वो, बट मैं बस एक मत रखना चाहती हूँ कि आइडियोलॉजिकल जो कॉन्ट्राडिक्शंस है दो आपके रिलीजन के अंदर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो, ठीक है। और सबके अपने पर्सनल लॉ है, उससे आपका जो मतलब चीज़ें हैं वो चल रही है, ठीक है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, तो 4 बिल बन चुके हैं हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हिंदू जो टर्म हिंदू है, ठीक है, वो इंक्लूड करती है सिख, जैन, बुद्धिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दीज लॉज, ठीक है। तो हिंदू के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सिख, जैन और बुद्धिस्ट आ जाएंगे। अब सर्टेन एस्पेक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज इन इंडिया, जैसे कि शरीयत जो है आपका, और डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसके थ्रू जो आपका है कि आपके मुस्लिम्स के जो मैरिज के जो लॉज है वो बनाए जाते हैं, उनके सिविल लॉज बनाए जाते हैं। हमारे ये जो हमारे 4 एक्ट आए हैं, मतलब हिंदूज़ के जो 4 एक्ट आए हैं, तो वहाँ ये बनाए जाते हैं। और हिंदूज़ में 3 कम्युनिटी है, याद रखना। हिंदू लोग तो है ही जो कि सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उसके अलावा 3 कम्युनिटी है, सिख लोग, जैन लोग, बुद्धिस्ट लोग। ये भी, इनको भी हमने हिंदू लोग के अंदर ही इंक्लूड किया है, ठीक है। देन देयर आर सम सेक्युलर लॉज ऑल्सो, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये सेक्युलर कैसे है, अगर आपसे ये बहुत अच्छा ये आंसर भी बन सकता है, इफ समबडी लाइक आस्क यू लाइक अवर कंट्री सेक्युलरिटी, तो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके अंडर इंटर रिलीजन मैरिज जो होती है वो हो सकती है, ठीक है। गार्जियंस और वार्ड एक्ट है, इसके अंदर जो राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है गार्जियंस की, वो इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। पूरे देश में गोवा एक ऐसा स्टेट है, ये प्रीलिम के लिए आपके पास फैक्ट आ गया, पूरे देश में गोवा ही एक ऐसा स्टेट है, गोवा, ठीक है, जहाँ पे यूसीसी है, यहाँ पे पोर्चुगीज सिविल कोड आपका बना था 1867 में, जो कि कंटिन्यू रहा। हमने 1961 में गोवा की टेरिटरी एनेक्स कर ली थी, लेकिन ये जो पोर्चुगीज सिविल कोड है ये आपका बना रहा, ये कंटिन्यू रहा, ठीक है। और वहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ नहीं होती है, मतलब वहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और एथनिसिटी और कम्युनिटी ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन ये पोर्चुगीज़ कोड भी मतलब कम्प्लीटली एक यूसीसी कोड नहीं है, ये भी याद रखना। गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी है, लेकिन वो भी कम्प्लीटली नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी लॉज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिलीजन से लेकर, एथनिसिटी से लेकर, कम्युनिटी से रिलेटेड है ना, उनके लिए, सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हेट स्पीच। देखो, पहली बात तो ये बहुत ही दुख की बात है कि 500% राइज आ चुका है हेट स्पीच के केसेस में। तो जैसे आपकी नुपुर शर्मा थी, उन्होंने कुछ बयान दिया था जिससे काफ़ी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे मुस्लिम्स के, और जो आईओसी है वो भी भड़क गया था, ठीक है। आपके जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो भी काफ़ी भड़क गया था। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, इनसे क्या होता है कि देश की छवि पे असर पड़ता है, देश के जो रिश्ते होते हैं बाकी कंट्री से उन पे असर पड़ता है, और देश की हार्मनी पे असर पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेट स्पीच वाले केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और हेट स्पीच सिर्फ मुस्लिम हिंदूज़ में नहीं, हेट स्पीच जैसे बॉलीवुड को लेकर मतलब हेट स्पीच बोल दी जाती है, ठीक है। जैसे आपने बॉलीवुड को कह दिया कि भाई बॉलीवुड को बैन करो, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर बॉलीवुड को बैन करो। तो ये सारी चीज़ें मतलब हेट स्पीच के ही अंडर आ जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हेटरनेस फैला रहे हो, ठीक है। तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हेट स्पीच है वो इंडिया के लॉ के अंदर डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। अब जैसे आपका
जो हेट स्पीच है, इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो सत्ते में आ जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें क्यों बोली गई है। ठीक है, अब आईपीसी सेक्शन 153A 295A ऐसे सेक्शंस लगाए जाते हैं अगर कोई इंसान हेटेड फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हेट स्पीच से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? देखिए, आर्टिकल 19(2) में ये बात सच में बिल्कुल साफ साफ कही गई है दैट यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बट देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ओके, अगर आपने वो रेस्ट्रिक्शंस और वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी को हर्ट किया तो फिर आप हेट स्पीच के अंडर आ जाओगे, फिर आप पे ये दोनों सेक्शन लग सकते हैं। ठीक है, फिर इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस बनाए गए 153A 153B 298 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये हेट स्पीच से डील करते हैं कि अगर कोई इंसान जानबूझ के नेशनल इंटीग्रेशन हर्ट करता है, रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करता है, कुछ ऐसी मिसचीफ करता है जिससे कि आपके यहाँ पे नफ़रत फैलाई जाती है, तो फिर वो उस इंसान को इन सेक्शंस के अंडर गिरफ्तार किया जा सकता है। देन आपका आया था RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके अंदर क्या बोला गया है कि सेक्शन 8 है जो वो डिसक्वालीफाई करता है किसी भी उस इंसान को जो इलेक्शन में खड़ा होता है लेकिन वो हेट स्पीच फैलाने की कोशिश करता है इलीगल तरीके से इलेक्शन को जीतने के लिए, तो फिर उस इंसान को हम डिसक्वालीफाई कर देंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। उसी RPA में ये लिखा हुआ है लाइक अंडर सेक्शन 123(3)A एंड सेक्शन 125। ठीक है, ये कहता है कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के कनेक्शन में अगर आप कोई भी करप्ट मतलब इलेक्टोरल प्रैक्टिस को मतलब करते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करो कि बंद करो। ठीक है, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस है उसे आप क्या करो, बंद करो। फाइन। अब हेट स्पीच है कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कैसे? इमेजेस से, कार्टून से, मेम से, ऑब्जेक्ट से, गेस्चर से, सिंबल से। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब आपने मान लें कि कोई कार्टून ऐसा बना दिया है कि जिसके अंदर एक रिलीजन का बंदा दूसरे रिलीजन के बंदे को ऐसे मतलब इस तरह से शो कर रहा है कि उसके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप हेट स्पीच के अंदर आ जाओगे। कुछ इमेजेस ऐसे बना दिया आपने, कार्टून्स जैसे वो कार्टून जो आपके होते हैं ना, या आजकल मीम्स का बहुत ट्रेंड आ रखा है, तो कुछ भी अपने ऐसा ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट किया तो आप हेट स्पीच के अंदर आ जाओगे। ठीक है, फिर आपको पिनलाइज किया जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने कुछ ऐसा लिखा। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी अपने आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल डाला, वहाँ ऐसी चीज़ लिखी तो उस न्यूज़पेपर के ऊपर भी बैन लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी सेक्शन 7 के अंडर उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो अगर आपने हेट स्पीच मतलब फैलाने की कोशिश की, हेटरनेस फैलाने की कोशिश की, मतलब इन्होंने ये साफ साफ बोला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के अंदर भी सेक्शन 7 में कि अनटचेबिलिटी अगर आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो या तो वर्ड से या कुछ बोलकर या कुछ लिखकर या कुछ साइन से, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, हेट स्पीच है कैन बी कन्वेड थ्रू एनी एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये याद रखना, हेट स्पीच सिर्फ इंटर कास्ट में नहीं होती है, इंटर रिलीजन में नहीं होती है। हेट स्पीच है वो आपके कार्टून्स, मेम्स के थ्रू जो फैलाते हैं, वो मान लीजिए कि आपने बॉलीवुड को टारगेट कर दिया तो वो भी एक हेट स्पीच के अंडर ही आ जाएगा कि आप बार बार बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हो कि भाई बॉलीवुड तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और बॉलीवुड ये बॉलीवुड वो, या आप एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक्टर के खिलाफ हो जाओ, तो वो सारी चीज़ें आपकी हेट स्पीच के अंदर ही आ जाएगी। तो हेट स्पीच इज़ नॉट डिफाइंड अंडर लॉ। ठीक है, अब हम सिटिशन लॉ की बात करेंगे। देखिए ये एक तो बार बार मांग उठती रहती है कि 124A को ख़त्म करो, 124A को ख़त्म करो, क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है, सिडिशन, पहले बात तो सिडिशन क्या होता है। सिडिशन का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा आपने गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया या कुछ बोला या कोई ऐसी एक्टिविटी की है तो वो सिडिशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये SC ने ऑर्डर दिया है कि ये जो 152 साल पुराना जो आपका सिडिशन लॉ है, जो आपकी 124A IPC सेक्शन के अंडर में आता है, इसको हटाओ। ठीक है, और इसको अलग रखो जब तक मतलब जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है इसके मतलब इस प्रोविज़न पे दोबारा कोई बात नहीं करती। तो SC ने बोला कि इसको बिल्कुल अलग रख के चलो। ठीक है, और इस पर दोबारा यूनियन गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, क्योंकि सिडिशन लॉ क्या होता है, अगर गवर्नमेंट मिसयूज़ कर लेती है ना सिडिशन लॉ का, तो किसी भी इंसान को हथकड़ी लगा सकती है और मतलब किसी भी इंसान की लाइफ स्पॉइल हो सकती है अगर गवर्नमेंट मिसयूज़ कर लेती है सिडिशन लॉ का।
ठीक है। तो ये ऐसा लॉ है जो कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ डिसेंटिंग बात कर दी कि भाई अगर सरकार ये वाली चीज़ गलत कर रही है, ठीक है, तो सरकार हो सकता है कि आपको अंडर डाल दे, तो ये फिर चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार मांग उठती रहती है कि सेडिशन लॉ है जो कि अंग्रेज़ों ने शुरू किया था अपनी सत्ता बचाने के लिए, उसे अगर हम आज भी फॉलो कर रहे हैं तो इससे हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो हर्ट होती है। ओके, तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करेंगे तो 1837 के अंदर ब्रिटिश हिस्टोरियन थे थॉमस मैकले, इन्होंने सबसे पहले जो सेडिशन लॉ था वो ड्राफ्ट किया था, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि इसकी जो पनिशमेंट होगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। सेडिशन का सीधा सा मतलब है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भाषण दे रहे हो या कुछ बातें कर रहे हो जो कि भड़काऊ है। सेडिशन लॉ जो था आपका वो ऑमिट हो गया था जब आपका आईपीसी इनेक्ट हुआ था, ठीक है। 1860 में जब आपका आईपीसी इनेक्ट हुआ था तो आपका जो व्हेन आईपीसी इनेक्टेड सेडिशन वाज ओमिटेड, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये इन लोगों ने हटा दिया था, लेकिन आईपीसी सेक्शन 124A के थ्रू सेडिशन लॉ अभी भी चल रहा है देश में, ठीक है। तो 1870 के अंदर ये इन्होंने आईपीसी के अंदर डाला, ठीक है। और इसके डालने वाले कौन थे? जेम्स स्टीफन, तो उन्होंने इसको उसके अंदर डाला। अब 1891 के अंदर पहला केस रजिस्टर हुआ जब जोगेंद्र चंद्र बोस थे, एडिटर थे न्यूज़पेपर के बोंगा बशी, उन्होंने क्या किया था, एक कोई आर्टिकल ऐसा लिखा था जिससे क्या हुआ कि उनको सेडिशन लॉ के अंदर डाल दिया था, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल, जो कि सरकार ने बिल लेकर आई थी एज ऑफ कंसेंट बिल, ठीक है, वो एज ऑफ कंसेंट बिल आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। जैसे क्रिटिसाइज़ किया, सरकार ने क्या बोला कि तुम्हारा तो भाई सेडिशन के अंदर हम तुमको डालेंगे, ठीक है। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये आपके अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, MK गांधी, मतलब महात्मा गांधी, इनको भी इम्प्रिजेंट किया गया था सेडिशन लॉ के अंदर में। तो मतलब ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया हमें टॉर्चर करने का, यह हमें परेशान करने का, यह हमारी आवाज़ दबाने का एक तरीका था, ठीक है। लेकिन सेडिशन लॉ है वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन 124A के अंदर ये अभी भी आईपीसी के अंडर है, ठीक है। इंडियन लीडर्स है ये एग्री करते हैं कि सेडिशन लॉ को हटाना चाहिए, ठीक है। नेहरू गवर्नमेंट ने पहला अमेंडमेंट किया था अंडर आर्टिकल 19(1)A और उन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई थी ऑन राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है। तो नेहरू गवर्नमेंट ने पहले अमेंडमेंट में आर्टिकल में ये चीज़ डाल दी थी कि आपको राइट टू फ्री स्पीच है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते अपनी फ्री स्पीच का। केदारनाथ वर्डिक्ट आया था तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी ये बात बोली थी, सेडिशन लॉ को क्या किया था, वैलिड किया था, ठीक है। इसने तो सपोर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया था, मतलब ऐसे भी लोग थे जो कि सेडिशन लॉ को सपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द सेंस कि पुलिस को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होगी, कोर्ट से वारंट लेने की, तुम्हें सीधा पुलिस तुम्हारे घर पे आके तुम्हें उठा के ला सकती है, ठीक है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस कैन मेक योर अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये इससे सेडिशन लॉ है वो मजबूत होता रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने और चीज़ उसमें सख्त कर दी। पहली चीज़ कि अगर आप सेडिशन लॉ के अंदर में आ जाते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो भैया कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको आपसे पासपोर्ट आपका छीन लिया जाएगा जिससे आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, ठीक है। और जब आपको कोर्ट बुलाएगी तब आपको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत टफ चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर डाली गई। 2018 में लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि सेडिशन लॉ है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही, उन्होंने बोला कि सेडिशन लॉ ये सही नहीं है, उसको हटाना चाहिए, ठीक है। और मतलब इसको रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। इसको हटाया जाना चाहिए सेडिशन लॉ को, ठीक है। और साथ में एक तो ये बोला गया था कि सेडिशन के कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ में सेडिशन के लिए ये चीज़ भी बोली गई थी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, मतलब इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी। नॉन कंपाउंडेबल, अब तो अभी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, वो ऑफेंस जिसके अंदर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। देखो दो तरह के ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल के अंदर क्या होता है कि दो पार्टी समझौता कर लेती है और फिर बंदे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वो समझौते दो तरीके से होते हैं, एक तो वो समझौता जो कोर्ट करवाती है, एक वो समझौता जो आपका
एक आपका दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, तो वो हो जाएगा कंपाउंडेबल। और फिर आता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसके अंदर आपका वही आ जाएगा कि भाई इसके अंदर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एकदम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो सिडिशन क्या कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यहाँ पे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, ओके। और पासपोर्ट के बिना रहना पड़ेगा। और ये जो लो कमीशन है ये इसका अपना बोल चुकी है मत कि भाई तुम ये इसको रिपील करो, ये कमीशन, ये आपका 124A जो आपका आर्टिकल सेक्शन है ये सही नहीं है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है और ये हमारी आवाज़ दबाने के लिए था, तो अभी गवर्नमेंट को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पे एग्ज़ाम में कि आपका सेडिशन लॉ से रिलेटेड आर्टिकल बताओ, तो पहला एक आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नॉट आर्टिकल, जजमेंट की बात करेंगे। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था सिटीजन को राइट है टू क्रिटिसाइज और टू कमेंट ऑन गवर्नमेंट और इट्स एक्शन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट प्रोवोक वायलेंस। अगर वो वायलेंस नहीं प्रोवोक कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। फिर पी अलावी केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 में आया था। इन्होंने ये बोला था कि किसी भी तरह की स्लोगनरिंग या पार्लियामेंट को अगर आप करते हो क्रिटिसाइज या किसी जुडिशियल सेटअप को, मान लीजिए कि जुडिशरी ने कुछ ऐसा फैसला दिया जिससे हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी हार्म होगी, जैसे मान लीजिए कि निर्भया केस में जो लोग पकड़े गए थे, अगर जुडिशरी उनको माफ़ कर दे तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई इससे तो हमारी सोसाइटी पे गलत असर पड़ेगा, इस तरह से कोई भी आदमी डरेगा नहीं, उसे लगेगा कि बाद में जुडिशरी माफ़ कर ही देगी। तो फिर अगर हम स्लोगन करते हैं कि नहीं नहीं भाई आप ये ऐसे नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, किसी भी तरह का सेडिशन हम नहीं मान सकते, डिड नॉट अमाउंट टू एनी काइंड ऑफ सेडिशन। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की। नाउ व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन? हमारा इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके बाद में हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम फ़ोन टैपिंग की बात करेंगे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं 2-3, उसके बाद में आपका ये वाला वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का सीधा मतलब ये होता है कि आपको इस बात का डर है कि जो इंसान है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकता है जिससे कि सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, लो पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको किसी इंसान पे शक है कि ये इंसान पाकिस्तान से है और इसके पास में बॉम्ब वगैरह हो सकता है, तो आपने क्या किया कि उस इंसान को धर लिया या अपने मतलब आप पुलिस हैं और आपने उस इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो फिर क्या हो सकता है इसे कि भाई ये तो उसमें आ सकता है, आपका इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही आप यूज़ करोगे। पहली बात आर्टिकल 22(1), इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई भी पर्सन डिटेन किया जा सकता है कस्टडी में विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। मतलब आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है आपको जो आपका राइट टू कंसल्ट है, ठीक है, वो भी आपसे आपका लिया वो आपसे आपका नहीं लिया जा सकता। मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब इन्फॉर्म करेंगे, फिर आप इसमें कुछ गलती हो गई। आर्टिकल 22(1) ये कहता है कि नो पर्सन, मतलब नो पर्सन का इन द सेंस कि अगर आपको कस्टडी में डाला है तो पहले आपको वजह बताएंगे कि भैया इस रीज़न से हमने आपको पकड़ा है, ठीक है। आपका जो राइट टू कंसल्ट है वो हम आपसे ले लेंगे, ठीक है। और जो आपका वो भी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, तो ठीक है आपका जो राइट टू कंसल्ट है वो हम आपसे ले लेंगे। और आपको जो मतलब लीगल प्रैक्टिशनर से अगर आपको हेल्प लेनी है तो वो हम ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको पहली बात तो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नो आ गया ना, नो मतलब कि पहली बात तो आपको वो इंसान इन्फॉर्मेशन देगा पुलिस वाला कि हाँ भैया आप इसी ग्राउंड पे अरेस्ट किए गए हो। फिर आपको राइट टू कंसल्ट भी दिया जाएगा कि जो भी आपका लीगल प्रैक्टिशनर, आपका जो लॉयर है, आप उसको बुला सकते हो, ठीक है, इतना आपको हक है।
तो आर्टिकल 22(1) में आपको सीधा सीधा बोला गया है कि आप किसी भी इंसान को ऐसे डिटेन नहीं कर सकते हो, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिस यूज़ तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 22(2) क्या कहता है, जो भी इंसान डिटेन किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और 24 घंटे तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा आप मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट आप उस इंसान को डिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये 2 क्लोजेस की तो बात हो गई। अब above 2 clauses will not apply to person who is detained in accordance to law provided for providing for the preventive detention, ठीक है। तो ये आपके जो 2 क्लॉजेज हैं वो देखिए, जो 22(3) में मतलब ये जो आर्टिकल है, ठीक है, तो इसमें वो लोग होंगे जैसे कि मान लीजिए कोई पाकिस्तानी घुस के आ गया, कोई जासूस है और हमें शक है कि ये जासूस है, हमारी कंट्री का नहीं है, या हमें कोई हार्म कर सकता है या कुछ बड़ी ऐसी कारस्तानी कर सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर उन पे ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी, उनको रीज़न बताना ज़रूरी नहीं हो, समझा जाएगा। अगर देश की सिक्योरिटी की या सोसाइटी की मोरालिटी की बात आ जाएगी तो उस इंसान को पकड़ा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 22(4) ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 पीरियड, मतलब 3 मंथ, तो 3 महीने से ज़्यादा आप किसी भी इंसान को डिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है, कि डिटेंशन को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एक्सेप्शन है वो आर्टिकल 22(7)(b) में दिया हुआ है। 27(b) ये कहता है पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन सिर्फ मोर देन 3 मंथ विदाउट ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इफ़ पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस इंसान को आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर सकते हो। मान लीजिए पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जिससे कि ये बोला जाए कि भाई 6 महीने तक आप इंसान को डिटेन कर सकते हो एक साथ, तो ठीक है, फिर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, किस सरकमस्टांस में किस क्लास ऑफ पर्सन को, किस क्लास ऑफ केस, ये सारा कुछ पार्लियामेंट आपका डिसाइड करेगी, ठीक है। अब आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये एक्सेप्शनल पावर है स्टेट की जो कि इंसान की लिबर्टी को ख़राब करता है, ठीक है, इसलिए इसे एक्सेप्शनल सरकमस्टांस में ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और कोर्ट ने लॉ ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक डिसऑर्डर दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश किया है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को, पब्लिक डिसऑर्डर होता है अगर पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है तो आप उसका यूज़ कर लो, वरना आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशन जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। इट इज़ डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन ए मेयर रीजनेबल अप्रेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन ए मेयर रीजनेबल अप्रेंशन ऑफ हिम डूइंग एनी एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। पर्सन इज कन्फाइंड इन कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग ट्रायल। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसे इंसान का डिटेंशन किया गया है और ए मेयर रीजनेबल अप्रेंशन ऑफ हिम, ठीक है, एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। तो मतलब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ कर सकते हो अगर पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी में बात आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बॉम्ब प्लांट करने वाला है और आपको उस पर शक है, तो आपने क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको डाल दिया, तो पर्सन कस्टडी के अंदर रहेगा और उसके ऊपर ट्रायल चलाना ज़रूरी नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए उस इंसान को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले इंसान को आर्टिकल 22(1) और 2 के अंदर। लेकिन ये आर्टिकल 22(3) के अंदर जो लोग आते हैं जो कि कुछ ऐसा बड़ा कांड कर सकते हैं जिससे देश को नुकसान हो, मान लीजिए कसाब है, अब कसाब क्या टेररिस्ट था, तो अगर उसको पकड़ लिया जाए तो भाई ऐसे थोड़े कि नहीं पहले उसको 24 घंटे में कोर्ट के पास लेकर जाओ, उससे बताओ कि हमने तुझे क्यों पकड़ा है, वो ज़रूरी नहीं है। तो आर्टिकल 22(3) के अंदर एक्सेप्शन भी किया, केस दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन पे मल्टीपल लॉज आए हैं, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपका नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, आपका अनलॉफुल जो आपकी एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये ठीक है,
ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या करती है, परमिट करती है। ओके, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आपका इंडिया का, ये भी अंडर सेक्शन 151 ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या करता है कि हाँ भाई ठीक है, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को तो रखो, कोई बात ना। तो पुलिस ने एम्पावर किया टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव दे मस्ट डू सो टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के मतलब अंडर लेकर आओ। और यहाँ आपको वारंट पेश करना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान है, तुम्हें लग रहा है संदिग्ध है, देश को नुकसान पहुँचा सकता है, तो आप फिर अपना बिना वारंट को यूज़ किए आप बंदे को अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ग्राउंड क्या होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के? पहला तो होगा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। मान लीजिए कि कोई बंदा बॉम्ब लेकर आ गया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बाहर देश का, कोई हमारे देश का नक्सलवादी हो या ऐसा हो, ठीक है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की फॉरेन अफेयर्स या फिर अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड मान लीजिए कि कोई बाहर का जासूस घुस गया देश में, हमें इस पर शक हो गया, हमने इसे पकड़ लिया, तो फिर वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के हिसाब से भी प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ किया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, ठीक है, तो ये भी फिर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होगा? AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये जो है आपका कोर्ट ने क्या किया है, ग्रीन फ्लैग दे दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन को अगर एक्सप्लिसिट ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, जो आर्टिकल 22(5) के अंदर आपका कुछ एक्सप्लिसिट ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ठीक है भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का तुम्हें यूज़ करना चाहिए। शिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट रूम भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो रियलिटी के अंदर और मतलब रियलिटी वगैरह क्या है जिसके कारण इंसान को मतलब डिटेन किया गया है वो बता सके। ठीक है, तो वो उन्होंने ये माना कि कोर्ट रूम में मतलब कोर्ट रूम इज़ नॉट इवन कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू रियलिटी और इन केस, ठीक है, किस इंसान को किस बेसिस पे डिटेन किया गया है, तो उसमें कोर्ट जो है वो फैसला नहीं अपने दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये बोला गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अपने आप में ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन मतलब बहुत खतरनाक है, फंडामेंटल राइट को भी ख़त्म करता है, लेकिन कभी कभार स्टेट को एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं सिक्योरिटी कंट्री की मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA जो आपका एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें सेंटर ने ये डिक्लेयर किया है, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके अंडर सेंटर ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है UAPA 1967 जो आपका इनेक्ट किया गया था, जिसमें इफेक्टिव प्रिवेंशन होगा सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का। इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंसान को डिटेन कर सकते हो, कभी भी पकड़ सकते हो। अगर आपको कहीं भी शक हुआ कि ये इंसान कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी है, आप उस इंसान को डिटेन कर सकते हो। ठीक है, फिर एक्ट ये बोलता है अनलॉफुल एक्टिविटी को, फिर ये डिफाइन करता है एक्ट, ये चीज़ बोलता है कि अगर वो कोई भी मतलब देश का हिस्सा है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पंजाबी इंसान है, वो ये बोलता है कि हम तो इसे खालिस्तान बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उस इंसान को पकड़ के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अगर देश की सॉवरेनिटी पे बात आ जाए, मतलब एक तो तुम देश की टेरिटरी को मतलब देश से अलग कर रहे हो, या तो या देश की सॉवरेनिटी पे बात आ जाए, मतलब किसी और इंसान को, मान लीजिए कि आप किसी पाकिस्तानियों को घुसा रहे हो हमारे देश के अंदर ताकि वो कब्जा कर ले, देश की सॉवरेनिटी पे बात आ गई ना, ये देश की इंटीग्रिटी तोड़ने की कोशिश की जाए तो भी वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। तो ये आपकी चीज़ें, तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, केस जो है जो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है और नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है, पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ये 1950 के अंदर आया था।
एंटी नेशनल एलिमेंट फ्रॉम कैरिंग आउट एक्ट दैट आर हॉस्टाइल टू नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस। तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस वगैरह की अगर बात आ जाए तो उसके लिए पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये आपका आया था 1971-77 में, ठीक है। अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हो, ठीक है, ये चीज़ क्या हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, जो भी कुछ ऐसा बोलता, पॉलिटिकल ओपोनेंट कुछ भी बोलता ना, तो फिर उसको उठा के इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन वालों को जेल में डाल दिया था कि नहीं ये तो देश की सिक्योरिटी के खिलाफ कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी वालों को इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था सिक्योरिटी के, ये जो आपका इमरजेंसी आई थी उस टाइम पे, तो इसीलिए इस एक्ट को 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, ये 1974 में आया था। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को मेंटेन किया जाना चाहिए एंड इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज एंड टू डिटर इलीगल ट्रेड। मतलब अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है, ये फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में अगर मान लीजिए कि ड्रग सप्लाई हो रही है, तो फिर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ कर सकते हो। फिर आपका टाडा आया था, टाडा को भी काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया गया है। ये क्या करता है, इसमें भी प्रिवेंटिव और रिस्ट्रिक्टिव लॉ लगाए जाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। फिर आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, प्रेजेंटेड एज एन एक्ट सिमिलर टू टाटा। ये भी टाटा जैसा ही आपका एक एक्ट है, ठीक है। यूएपीए ने क्या किया, पावर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इम्पोज ऑल इंडिया बैन ऑन एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया बैन लगना चाहिए, ठीक है। मतलब यूएपीए ये क्या पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये ऐसे एसोसिएशन जो देश के खिलाफ कुछ वर्क करते हैं तो उन पे उसके अंडर में बैन लग सकता है, ठीक है। एक्ट में ये प्रोविज़न है फॉर ए ट्रिब्यूनल टू रिव्यू ऑन हियर, मतलब कि ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जा सकता है कि वो बैन के खिलाफ मतलब हियरिंग कर सके कि हाँ ठीक है कि बैन है, ये इलीगल है कि लीगल है, ठीक है। इंडियन नेशनल्स है और जो फॉरेन्स है उन लोगों को इसके अंदर आप पनिशमेंट दे सकते हो, ठीक है। चाहे वो फॉरेन लैंड पे भी अगर क्राइम हुआ है जो कि देश के खिलाफ है तब भी पनिशमेंट दी जा सकती है। यूएपीए है ये अमेंड किया गया था 2004 में, 2008 में, 2012 में। एंड मोस्ट रिसेंटली इन 2019 टू एनहांस द स्कोप ऑफ द एक्ट, ठीक है। 2019 में इसे क्या किया गया था, यूएपीए को अमेंड किया गया था, ठीक है। अभी क्या हुआ 2019 के अंदर क्या हुआ है कि पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दे, ठीक है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपको लग रहा है कि टेररिज्म फैला सकती है या ये टेररिज्म के लिए प्रिपरेशन कर रही है या ये टेररिज्म को प्रमोट कर रही है या आप ये किसी भी तरीके से टेररिज्म इन्वॉल्व है, तो आप उसे टेररिस्ट मतलब डेजिग्नेट कर सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। अगर कोई वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है तो आप किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी सीज कर सकते हो किसी भी इंसान की, ठीक है। जो तो फिर ये कौन करेगा, एनआईए है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये जो है ये क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। इन लोगों को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा डीजीपी से टू सीज प्रॉपर्टी डेट में भी कनेक्टेड विद टेररिज्म। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, तो आप क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन कर सकती है एनआईए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में भी कंडक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ रैंक डीएसपी, तो डीएसपी रैंक के लोग हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या आपके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और एबव है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ एनआईए और रैंक ऑफ इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट केसेस, तो उस केसेस में भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। कन्वेंशन शेड्यूल लाइक अंडर ओरिजिनल एक्ट लिस्ट 9 ट्रीटीज़, तो इसमें मतलब 9 ट्रीटीज़ आपकी आ जाएगी, जैसे कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेज, यूएपीए एक्ट 2019, ठीक है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ये सब से सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कन्वेंशंस बनाई गई है जिसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इस एक्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर आपका ये यूएपीए ख़त्म होता है, आगे हम बात करेंगे फ़ोन टैपिंग की। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, आईपीएस ऑफिसर है,
वो क्या कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल लीडर्स की फ़ोन टैपिंग कर रहे थे, ठीक है। उनको इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि उन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर की फ़ोन टैपिंग करने की कोशिश की 2019 के अंदर। तो उस बेसिस पे उनके ऊपर ट्रायल वगैरह मतलब चलाए जाएंगे। तो उनके ऊपर ऐसा शक गया कि ये फ़ोन टैपिंग, देखिए फ़ोन टैपिंग आप बहुत ही रेयर कंडीशन में फ़ोन टैपिंग होती है। अगर कोई भी इंसान फ़ोन टैपिंग या कोई भी पर्टिकुलर बंदा मान लीजिए कि हवलदार है या ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोन टैपिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर फ़ोन टैपिंग हो सकती है। तो क्या ग्राउंड है फ़ोन टैपिंग के, किस बेसिस पे फ़ोन टैपिंग हो सकती है? पहली बात, अगर देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात आए तो आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हो। देश की सिक्योरिटी पे बात आई तो फ़ोन टैपिंग हो सकती है। फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो उस टाइम पे मतलब फ़ोन टैपिंग हो सकती है। पब्लिक ऑर्डर, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान की वजह से पब्लिक ऑर्डर है वो डिसरप्ट हो सकता है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, फ़ोन टैपिंग कर सकते हो फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो उस केस में भी फ़ोन टैपिंग हो सकती है। फ़ोन टैपिंग रिफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है जो आपका, और जो फ़ोन है, तो थर्ड पार्टी इसमें क्या होता है कि जैसे थर्ड पार्टी क्या करती है, फ़ोन को सुनने की कोशिश करती है सीक्रेटली, ठीक है। फ़ोन टैपिंग को वायर टैपिंग भी बोला जाता है, लाइन बगिंग भी बोला जाता है, और इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन भी बोला जाता है। एक्सेप्शन क्या है? प्रेस अगर मैसेज करती है, ठीक है, सेंटर को या स्टेट को, तो उसे फिर आप इंटरसेप्ट नहीं करें, ठीक है, ठीक है। तो प्रेस मैसेजेस एग्रीड टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंटरसेप्टेड अनलेस ट्रांसमिशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो मतलब प्रेस का जो भी मैसेज है, अगर मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज सेंटर और स्टेट को पास करना चाहती है, तो आप उसको पास नहीं कर सकते, मतलब उसमें आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी कोई मतलब स्टेट और सेंटर ने कह दिया कि किसी भी तरह का ट्रांसमिशन हमारी तरफ नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर प्रेस वाले फिर भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ आप फिर फ़ोन टैपिंग कर सकते हो, वैसे वरना आप फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते हो। तो फ़ोन टैपिंग का ये पहली बार कब हुआ था? 1890 में पहली बार यूएसए ने फ़ोन टैपिंग वाली चीज़ लेकर आई थी। यूएसए, इट वाज फर्स्ट कमेंट इन यूएसए इन 1890। तो 1890 के अंदर यूएसए के अंदर आपका फ़ोन टैपिंग वाला सिस्टम शुरू हुआ था, ठीक है। फिर आपका इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट आया था 1885 के अंदर। तो अभी पहले हम अगर बात करें इसके लीगल सेफ गार्ड की फ़ोन टैपिंग के ऊपर, तो 7 शेड्यूल ये कहता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस है, टेलीफोन अलॉन्ग विद अदर कम्युनिकेशन डिवाइस, ये आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं 31st एंट्री के अंदर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो अगर कोई इंसान अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्फ्रिंज कर रहे हो फ़ोन टैपिंग करके। तो आर्टिकल 19(1)(a) का जो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जिससे देश की मतलब सुरक्षा पे बात आ जाए, या कुछ ऐसी बातें करे कि जिससे देश की प्रॉब्लम हो आगे, तो आर्टिकल 19(2) के अंदर आप फिर क्या कर सकते हो, फ़ोन टैपिंग कर सकते हो। अब आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, टेलीफोन टैपिंग वुड इनफेक्ट आर्टिकल 21 अनलेस इट परमिटेड अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो फिर वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, फ़ोन टैपिंग कर सकते हो। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, यहाँ पे भी आप फ़ोन टैपिंग को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैव अ राइट टू टैप फ़ोन। अब क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फ़ोन टैप करने के राइट्स हैं। इन स्टेट पुलिस के पास में पावर होती है फ़ोन को टैप करने की। सेंटर में 10 ऐसी एजेंसीज़ है जिसमें जो कि फ़ोन टैप कर सकती है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी एनसीबीसी, ठीक है, आपकी एनसीबी, आपकी सीबीडीटी, और आपका डीआरआई, ठीक है, ये आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रो, और आपका डायरेक्टर ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, आपका दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंटर की एजेंसी से जिनको पावर है, स्टेट में पुलिस को पावर होती है। टैपिंग बाय एनी अनदर एजेंसी वुड बी कंसिडर इलीगल, ठीक है। तो इलीगल समझा जाएगा टैपिंग बाय सम अनदर एजेंसी, ठीक है।
इनके अलावा कोई एजेंसी अगर करती है टैपिंग तो उसे इलीगल समझा जाएगा। ऑर्डर जो मिलते हैं टैपिंग करने के लिए तो सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर या स्टेट की कोई कुछ काउंटर पार्ट है वो अगर लिख के दे कि इस तरह से टैपिंग करनी ज़रूरी है तो टैपिंग हो सकती है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बाय लोअर अथॉरिटी भी इशू कर सकती है, लेकिन ये भी लोअर अथॉरिटी अगर इशू करती है ऑर्डर ये, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को विद इन टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर इंसान की फ़ोन टैपिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं राइट टू फॉरगेटर। सी, हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है रजिस्ट्री को कि आप रिमूव करो डिटेल पर्टिकुलर कपल की फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि कपल की जो डिटेल्स है जो कि आपने मतलब डाली हुई है इंटरनेट पे, सर्च इंजन पे, तो उसे आप रिमूव करो। तो किसी पर्टिकुलर कपल की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी और आपके राइट टू फॉरगेटर, राइट टू बी फॉरगेटर, इनमें क्या डिफरेंस है? पहली बात, राइट टू प्राइवेसी आपका अंडर आर्टिकल 21 आता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, जैसे आपका अगर आप जो भी दो इंसानों में बात कर रहे हो तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। RTBF क्या है? रिमूविंग इंफॉर्मेशन दैट वाज पब्लिकली नोन एट अ सर्टेन टाइम एंड नॉट अलाउइंग थर्ड पार्टी टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एनी मोर। तो ये आपका RTBF के अंदर आ जाएगा, ठीक है। RTBF क्या है? इज़ द राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट, सर्च डाटाबेसेस, वेबसाइट्स और एनी अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे RTBF का क्या हुआ यूज़ होता है कि अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है और अगर आप उसे हटाना चाहते हो तो आप राइट टू बी फॉरगेटन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन नेसेसरीली अगर सर्च इंजन पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर इसे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में राइट टू बी फॉरगेटन जैसा कोई राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू बी फॉरगेटन ये जो है इसकी ओरिजिन कहा जाता है कि एक राइट टू ऑब्लिवियन नाम की एक मतलब राइट था फ्रेंच जुरिस्डिक्शन में, मतलब फ्रांस में था, तो वहाँ से इसका ओरिजिन है। RTBF कोई ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के अंदर जाके बोलो कि नहीं भाई हमारी तो इन्फॉर्मेशन हटाओ, हमें तो राइट टू बी फॉरगेटन है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अभी तक कोई ऐसा एब्सोल्यूट राइट बन के नहीं आया है, ठीक है। ये एक स्टेटरी राइट है जो कि यूरोप के अंदर है। यूरोप के अंदर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है आपका, ठीक है, वहाँ पे इसे स्टेटरी राइट बनाया गया है, मतलब यूरोप के अंदर भी इसे एब्सोल्यूट राइट नहीं बनाया गया है। ये इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय EU डायरेक्टिव ऑन डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो 1995 के अंदर इसे एक इम्प्लिसिटली मतलब राइट डिक्लेयर किया गया है। आर्टिकल 17 है जो आपका GDPR का 2016 प्रोवाइड राइट टू इरेजर विच परमिटेड डेटा सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट ए कंट्रोलर टू डिलीट पर्सनल डेटा, ठीक है। तो इंसान के अंदर जो कंट्रोलर है, मतलब GDPR के अंदर जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि आप कोई ऐसा पर्सनल डेटा जो आप चाहते हो कि डिलीट होना चाहिए आप डिलीट करवा सकते हो। इंडिया के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है RTBF। इंडिया के अंदर अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं आया है। ये देखिए, मैं ये बात कर रही हूँ, यूरोप की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई डेटा आप चाहते हो कि डिलीट हो तो आप डिलीट करवा सकते हो। यूरोप के अंदर ये ऐसा लॉ है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है RTBF को एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। केएस पुट्टुस्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि आपका जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसके अंदर आप RTBF को उसका पार्ट समझो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि RTBF वॉज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंड दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ मटेरियल इन क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ ही कर पाओगे, हो सकता है हमें उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली करना ज़रूरी हो, जैसे एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी इन पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ये बात बोल दी, मतलब अभी ऐसा केस आया था कि मतलब रियल जूस है, तो रियल जूस के अगेंस्ट किसी ब्लॉगर ने कुछ चीज़ें बोली थी, तो रियल जूस वालों ने डिमांड की थी कि यूट्यूब से इस ब्लॉग को हटाया जाए, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर डेटा है उसे डिलीट किया जाए, ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट के आगे गई थी।
ठीक है। तो फिर वहाँ पे अगर कोई इंसान आपके मतलब रियल जूस वाली कंपनी क्या कर रही है कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे ले रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने राइट टू स्पीच का मिस यूज़ कर रहे थे। अगर आप किसी कंपनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो जिससे इसकी मार्केटिंग पे इफ़ेक्ट हो सकता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के अगेंस्ट है और वो कंपनी आपकी शिकायत कर सकती है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ में कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप बोलो कि नहीं बस इसको हटाओ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर पर्पस ऑफ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्टडी, मतलब वो चीज़ प्रूव नहीं हुई ना कि जो रियल जूस है वो सच में ख़राब है। अगर आप या तो प्रूव कर दो कि रियल जूस से सच में नुकसान हो रहा है तो समझ में आता है। आपने प्रूव नहीं कर पाए तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि राइट टू बी मतलब आप ये बोलो कि नहीं ये तो मेरा राइट टू स्पीच है। अब राइट टू स्पीच के चक्कर में कुछ भी आलतू फालतू नहीं बोल सकते कि जिससे किसी का नुकसान हो जाए। या तो आप प्रूफ कर दो कि हाँ भाई रियल जूस से लोगों को बीमारियाँ हो रही है या वो पब्लिक हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर हम हटा देंगे, वरना आप नहीं हटवा सकते, ठीक है। और साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्टडी और स्टैटिस्टिकल पर्पस है, यहाँ पे अगर ज़रूरत है उस चीज़ की तो भाई उसे पड़े रहने दो, आप नहीं हटा सकते। अगर आप किसी लीगल क्लेम्स वगैरह है सब कुछ है तो भी आप क्या करते हो, इसको नहीं हटा सकते। माइनॉरिटी स्टेटस की अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर आपका जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो अंडर आर्टिकल 29 और 30 आता है, ठीक है। आर्टिकल 350B है, वो मेंशन करता है स्पेशल ऑफिसर को जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखेगा कि भाई लिंग्विस्टिकली कोई माइनॉरिटी है तो उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें नहीं हो रही हो, यह उनकी लैंग्वेज का ध्यान रखा जाए, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी है ये आर्टिकल 29 और 30 में लिखा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं आपके कि वर्ड माइनॉरिटी है कि वो डिफाइन है कि नहीं है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। सेंटर ने क्या बोला है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, सेंटर ने ये बोला है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन है, इनको माइनॉरिटी के अंदर इंक्लूड करो, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो आपका 2004 में आया था, इसको इनेक्ट किया गया है एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब चलाने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कंटेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया। TMA पाई केस जो आपका 2002 में आया था, उन्होंने ये बोला था कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग स्टेट एज ए यूनिट, ठीक है, एंड नॉट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो है इन्होंने इस केस में ये चीज़ बोली गई थी कि आपका स्टेट को यूनिट समझो, ठीक है, एंड आप एक स्टेट को यूनिट समझते हुए आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस माइनॉरिटी आप बता सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से आप बोलो, नहीं, आप माइनॉरिटी बता सकते हो, लिंग्विस्टिकली आप डिक्लेयर कर सकते हो, रिलीजियसली आप डिक्लेयर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉपुलेशन ऑफ कंट्री को कंसिडर करो, ठीक है। फिर आपका केरला एजुकेशन बिल पास हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि माइनॉरिटीज़ शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। सुनो पढ़ा रही हूँ तो पता है आपको क्या बोलने वाली थी? उनके आप मुझे लगा आप ऐसे बोल के पढ़ रहे हो, मैंने कहा ऐसे मत बोलो, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हम बात करेंगे सरना रिलीजन डिमांड की। रिलीजन डिमांड ये है कि सरना जो आपकी एक रिलीजन को डिक्लेयर करने के लिए बोल रही हैं। झारखंड, उड़ीसा, असम जैसे स्टेट जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वो कहते हैं कि सरना का मतलब होता है रिलीजन ऐसा जिसमें हम नेचर की वर्शिप करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें मतलब इसको रिलीजन डिक्लेयर किया जाए, जैसे आपका सिख एक रिलीजन है, जैन एक रिलीजन है, वैसे इसको डिक्लेयर किया जाए। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इनसे ये डिमांड आ रही है। अब आर्टिकल 370 और आपका आर्टिकल 335A की बात करेंगे। हम 3 साल पूरे कर चुके हैं इस आर्टिकल को ख़त्म हुए को। इसमें क्या था कि आपके ये जो आपका रणबीर पिनल कोड है ये बिल्कुल चेंज हो गया, और आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका IPC था उसे कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अब कोई सेपरेट फ्लैग भी नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का।
और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है, ठीक है। और इसमें ये है कि जो आपके जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के अलग जो प्रोविज़न्स थे जो कि अलग करते थे जम्मू एंड कश्मीर को इस देश से, वो सारे प्रोविज़न ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये परमानेंट रेजिडेंट जो आर्टिकल 35 ये बोलता था कि जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर है उसको सारी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, कि वो टू डिसाइड परमानेंट रेजिडेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें, ये पूरा ना सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब सारा जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट बन गया है बाकी स्टेट की तरह, ठीक है। और फिर इस साथ में ये है कि पार्लियामेंट ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जो 2019 प्रोवाइड करता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर और एक लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो मतलब एक को यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक को स्टेट बना दिया, मतलब सॉरी, एक को यूनियन टेरिटरी बना दिया विद लेजिस्लेचर और एक को यूनियन टेरिटरी बना दिया विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब आर्टिकल 142 की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 142 ये कहता है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, उसको ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, कि वो मतलब अपना जो एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके जुरिडिक्शन में है कि वो ऐसे ऑर्डर दे सकती है कि जिससे कंप्लीट जस्टिस मिले। मतलब अगर कोई पेंडिंग केस या कोई पेंडिंग मैटर है तो उसमें वो इस तरह के ऑर्डर दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो राजीव गांधी असैसिनेशन के लाइक अंदर जो लोग थे जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी और जो मतलब काफ़ी टाइम से जेल में बंद थे, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ने के आदेश दे दिए हैं, ठीक है। तो वो जो कन्विक्ट थे जो कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर गिरफ्तार हो रखे थे, उनको छोड़ने की मतलब जो परमिशन है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब 145(5) की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपका आर्टिकल 145(5) ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो लगती है या मेरी बेंच जो लगती है उसमें जितने ज़्यादा मेंबर की बेंच लगेगी उनका जो जजमेंट होगा वो प्रिवेल होगा, ठीक है। जैसे 6 लोगों की बेंच लगी तो उनका जो जजमेंट होगा वो अपर हैंड रखेंगे, ठीक है। या 3 लोगों की लगी तो उससे लोअर हैंड रखेंगे, तो मतलब उनकी अपर हैंड रखेंगे जो कि उनकी होगी जजमेंट, 6 लोगों की जजमेंट होगी। तो मतलब जितनी लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी या जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बेंच की, उनको ही अब क्या करोगे, अपर हैंड रखोगे। ये बात किसने बोली है? सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई है आपकी। फाइन। और कोई भी जजमेंट मतलब आर्टिकल 145 ये कह रहा है कि स्टेटेड नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय एससी विदाउट कॉन्क्रेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जज। मतलब आप कोई भी जजमेंट नहीं पास कर सकते जब तक आप हियरिंग मतलब जो आपके मैक्सिमम जो आपके पास में जजेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ जजेस अगर उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर हियरिंग नहीं दे देते। तो साथ में ये भी कहा है कि इस जजमेंट में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी जज अपनी डिसेंटिंग मतलब जजमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता कि नहीं भाई ये जजमेंट गलत है। आप ज़रूरी है कि मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है, अगर कोई इंसान उसको अप्रूव नहीं कर रहा है तो दैट्स रियली ओके। सो ये हमारा पूरा डिस्कशन था इस पर, और आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।